नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं आरसीआर न्यूज़। महिलाएं घरेलू हों अथवा कामकाजी, यदि उन्हें अपने कार्यस्थल कहें या कहें घर में यदि किसी प्रकार से उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ना का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है, तो उनके लिए महिलाओं को अधिकार दिलाने, कानूनन अधिकार दिलाने के लिए एक महिला आयोग का गठन किया गया है। महिला आयोग छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे देश भर में काम करता है। इसका मुख्य कार्य है कि महिला उत्थान को, महिला उत्पीड़न को लेकर के कार्य करना। तो सिंह साहब और उनकी टीम के में शामिल सदस्यों का कहना है कि इसके लिए उनके द्वारा आगामी 19 अप्रैल को दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा और पुरुष आयोग के गठन करने की मांग की जाएगी। तो इस गठन के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या कार्यप्रणाली है, कितने संगठन इनके साथ कब से संगठन संचालित हो रहा है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका आरसीआर न्यूज़ में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए कि जिससे हम जनता तक अपनी बात को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संगठन जो है, जो मूल संगठन है दिल्ली से जो संचालित होता है, वो वर्ष 2005 से इसके लिए काम कर रहा है कि जो फॉल्स केसेस जो लगते थे पुरुषों के खिलाफ और उनकी जो है ज़िंदगी तबाह हो जाती थी, जब तक अरनेश कुमार का जजमेंट 2014 में नहीं आया था, उससे पहले लोग जेल में डाल दिए जाते थे। कई पुलिस थानों में एक ही एफआईआर कई पुलिस थानों में रजिस्टर्ड होती थी, तो उनकी पूरी फैमिली उसी में चले जाती थी। तो वो संघर्ष 2005 से कर रहे हैं। 2005 से करते करते वो फिर हम छत्तीसगढ़ में आए। मैं 2016 से जुड़ा इस संगठन से छत्तीसगढ़ में। 2019 में हमारा एक जो है हमारे छत्तीसगढ़ हमने रजिस्टर्ड कराया और 2016 से हम इस संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने बताया, पिछले काफ़ी वक्त से आप इस संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं, मेंस राइट्स एसोसिएशन के लिए। इसके पीछे, इसके गठन के पीछे आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है और आपको क्या लगता है कि जो जिस प्रकार आपके द्वारा मांग की जा रही है एक पुरुष आयोग बनाने की मांग को लेकर के, हालांकि कहीं कहा जा सकता है काफ़ी जायज़ मांग है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इससे इसका लाभ कितना पुरुषों को मिलेगा? जी देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फॉल्स केसेस की संख्या देश में बढ़ती जा रही है और बैलेंस नहीं हो रहा है। एक समय था जब इन कानूनों की ज़रूरत पड़ी, इसलिए वो कानून बनाए गए, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि इन कानूनों पे फिर से विचार किया जाए। और जब हम बराबरी की बात करते हैं तो कानून में लिंग भेद नहीं होना चाहिए। तो कानून दोनों के लिए, घरेलू, आप सभी को मालूम है कि घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ भी होता है और जो है अब्यूज़, प्रताड़ना जिसको बोलना चाहिए, जिसके लिए पहले 498 का प्रकरण बनाया गया था, वो अब पुरुषों के साथ भी होता है। कई बार पुरुष भी ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत उनको भी पड़ती है। तो अब वो वक्त आ चुका है कि इन कानूनों में संशोधन हो। और हम किसी कानून को एक तो ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कानून स्थापित रहे, बस उसमें संशोधन हो और वो सबके लिए हो, जिसमें पुरुष का भी हिस्सेदारी हो। वो भी चाहे उसकी पत्नी अगर उसे प्रताड़ित कर रही है तो उसके विरुद्ध जो है अपराध दर्ज करा सके, न्यायालय में उसके लिए सुनवाई हो सके। तो हम, एक तो ये बिंदु है। दूसरी है, आप देखे होंगे पिछले कुछ समय से इस तरीके के कानूनों के दुरुपयोग से बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं और वो आत्महत्या का दर जो है अब भारत में महिलाओं की अपेक्षा में 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। 92,000 से लेके अभी 1,35,000, पिछले साल जो है 92,000 था और इस साल 1,35,000 पहुंच चुका है। आत्महत्या का जो आंकड़ा है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। कदम ना उठा पाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई आयोग नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे जो है पुरुषों का डाटा इकट्ठा हो और वो आंकड़े के आधार पे संसद में चर्चा हो सके कि किस तरीके से वायलेशन हो रहा है। क्योंकि ये भी देखने को मिलता है सिंह साहब, जैसे कोई महिला है, घरेलू हो अथवा कामकाजी हो, यदि थाने में किसी व्यक्ति की शिकायत लेकर के जाती तो बिना जांच किए पुलिस द्वारा उसे उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जांच की प्रक्रिया अपने बाद में चलती जरूर है निश्चित रूप से, लेकिन बिना जांच की जो पुलिस उठा लेती, वहीं अगर पुरुष किसी महिला की शिकायत करने जाता है, इसी तरह से प्रताड़ित होकर के थाने पहुंचता है, तो उस पर क्यों नहीं पुलिस इतना ध्यान देती, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई महिलाओं पर की जाती है? जी, एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया है कि महिला यदि शिकायत करेगी तो वो सत्य ही बोल रही है। इस आधार पे वो अपराध भी पंजीबद्ध कर लेते हैं और एक्यूज जो रहते हैं उनको तुरंत तत्काल गिरफ्तार भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद कोर्ट में वो प्रक्रिया चलते रहती है। सबसे बड़ा एक सिस्टम है, पुलिस डायरी आप पढ़ोगे, पुलिस मैनुअल पढ़ोगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक खराब विवेचना जो होती है वो दोनों पक्ष के लिए हानिकारक होती है।
जैसे यदि अगर सत्य घटना पे आधारित और विवेचना सही से नहीं हुई है तो भी वो आरोपी बच जाएगा। यदि घटना फर्जी है और उसमें भी सही से अगर विवेचना नहीं हुई है तो भी वो केस 10 साल तक चलेगा। आपको ये जानकारी होगी कि घरेलू हिंसा या 498 का प्रकरण का इक्विटल रेट, जिसमें जो मुक्त हो जाते हैं लास्ट में लड़के, वो 98% है। तो जब आप समझो 98% यदि इक्विटल रेट है, यानी पुलिस की विवेचना पूरी तरीके से खराब है। खराब होने की वजह, वो केसेस 98% जाने ही नहीं चाहिए थे न्यायालय में। इसका अर्थ ये है आपने 98, और हम जब एक पुरुष की बात करते हैं तो उससे उसका पूरा परिवार जुड़ा रहता है। उसकी माँ जुड़े रहती है, उसके पिता जुड़े रहते हैं, उसकी बहनें जुड़े रहती हैं, चाचा और भी अदर रिलेटिव रहते हैं, क्योंकि इस तरीके का एक दुनिया का एक यूनिक ऐसा सेक्शन है ये सब, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज नहीं होता, पूरे परिवार के विरुद्ध दर्ज होता है। ऐसा भी देखने गया है कि घर के नौकर, माली, ये इनके विरुद्ध भी अपराध दर्ज हो रहा है। तो ये अब वो धीरे धीरे सिस्टम में सुधार तो हो रहा है, क्योंकि हम इतने समय से इस पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आयोग होने से इस पे विचार होगा और इसमें संशोधन होगा। जैसा कि आपने 498 केस की बात कही, तो 498 के केस में अक्सर यही देखा जाता है कि तत्काल महिला की रिपोर्ट पर, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसके पति, देवर, उसके भाई, जो भी हो, मतलब पुरुष सदस्य, चाहे महिला सदस्य क्यों ना घर में, उसकी बहन हो, भाभी हो, इनके ऊपर जो तत्काल कार्रवाई की जाती है, तो ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल गलत है, और कानून का इतना मिसयूज होने से जो है न्यायालयों में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से जिनके साथ कोई भी घटना हो रही है, चाहे इससे अलग ही मान लिया जाए, सिर्फ पति पत्नी के मामले जो है वही नहीं न्यायालय में चलते हैं, अदर मामले भी चलते हैं जिसमें उनको भी देरी पहुंचती है और सही समय पे न्याय नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि अब अगर आप एक आंकड़ा निकाल लो कि अगर किसी न्यायालय के पास एक दिन में 100 केस लिस्ट हो रहे हैं, उसमें से अगर 90 केसेस अगर फालतू होंगे, फिर भी तो न्यायालय को तो सुनना है, तो वो 90 केसेस पे उनका समय व्यर्थ जा रहा है। उन 10 केसेस जो सही हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और फिर ये कहा, एकदम सत्य कहानी है, ये कथा है कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय अगर देरी से मिल रही है तो वो भी न्याय नहीं है। अगर 10 साल किसी के जीवन के खराब हो रहे हैं तो वो न्याय नहीं है। इसलिए ये बदलने के लिए बहुत आवश्यक है कि इसको बदला जाए और न्यायालयों पे भी जो बहुत ज्यादा बोझ है वो खत्म हो। तो इस तरीके का एक चेक एंड बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बीएनएस और बीएनएसएस जो अभी सरकार ने लाया है, उसमें कई सारी चीजों का संशोधन हुआ है कि पुलिस विवेचना जो है कैमरे के अंतर्गत होनी चाहिए, ऑडियो की रिकॉर्डिंग के अंतर्गत होनी चाहिए, और वो 2023 में पास हुआ था, जुलाई 2007 में वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन अभी भी पुलिस थाने द्वारा उसका कोई पालन नहीं होता है। विवेचना में वो इस तरीके की किसी भी चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। अपने चेयर पे बैठ के वो किसी का भी कथन कैसे भी लिख के लगा देते हैं कोर्ट में, न्यायालय में, वो चीज साबित हो नहीं पाती है। कई साल तक केस चलते हैं, लोगों का पैसा, समय सब बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महिलाएं अपने, मतलब महिलाओं को जो सुविधा देने के लिए जो कानून बनाया गया, बनाया गया तमाम जो कानून है महिलाओं की सुविधाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी होता नजर आता है। जी, बहुत बहुत ज्यादा दुरुपयोग है इसका। और उसके पीछे का एक और रीजन है कि पनिशेबल जो है ना, कानून के दुरुपयोग को आवश्यक रूप से दंडनीय बनाने का प्रोविजन नहीं दिया गया इन कानूनों में। जैसे आप भारत से ही अलग हुआ पाकिस्तान, और उसके बाद उससे बना बांग्लादेश में भी 498 का प्रकरण चलता है, लेकिन उनके में आवश्यक रूप से पनिशमेंट का एक प्रोविजन दिया गया है कि यदि आप फॉल्स केस लगाते हो तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। अभी 2 हफ्ते ही पहले एक महिला को वहां पे 9 साल की सजा मिली है। ऐसे हम वहां पे सुनते रहते हैं कि हाँ, फॉल्स केस लगाने पे महिला को इतने साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इस तरीके की सजा होते रही है। तो जब किसी व्यक्ति को ये मिल जाता है कि मेरे को एक लिबर्टी है कि मैं केस लगा दूं, अगर साबित नहीं भी हो पाएगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो उस समय आदमी को लगता है कि अरे ये तो ऐसा जुआ है जिसमें मेरे को फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ नहीं है। इसलिए फॉल्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यदि ये आवश्यक रूप से पनिशमेंट कर दिया जाए इसमें कि आप केस लगाते हो और अंत में अगर वो साबित नहीं होता है तो उतनी ही सजा आपको भी मिलेगी, तब इस पे रोकथाम लगने की कोई संभावना रहेगी। तो भारत में इस तरह का कोई मामला आपके संज्ञान में है क्या, कि जैसे कि कोई विवाहित महिला है जिसके द्वारा इस तरह के फॉल्स केस लगाकर 498 का हो, चाहे अन्य जो भी केस लगा करके अपने ससुराल पक्ष के लोगों को बदनाम किया गया, उन्हें किसी कारण से जेल में जाने की स्थिति बनी हो, जेल में रहे हो, अपना समय काटे हो,
तो ऐसी कोई महिला आपके संज्ञान में है क्या जिन्हें इस भारत में सजा मिली, जो जिनके द्वारा तथाकथित रूप से इस तरह का झूठा केस दर्ज कराया गया था? जी, हाल फिलहाल में कई सालों से बहुत आंकड़े कम है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है सजा होना इंडिया में। वो सुओ मोटो के आधार पे कि न्यायालय यदि चाहे तो सजा दे सकती है फॉल्स केस पे। तो कुछ एक रेप के केसेस में ये हुआ है कि 3 साल की सजा जो है दिल्ली की अदालत ने सुनाया है। राजस्थान की अदालत ने भी एक मामले में 3 साल की सजा सुनाया था। और ऐसे करके बहुत गिने चुने हैं, गिनतियों पे आप देख सकते हो। ऐसे कोई वो नहीं है जिससे मैसेज जा सके जिससे कि आप फॉल्स केस ना लगाएं, नहीं तो आपको ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये अगर इनके आंकड़े उसी अनुपात में बढ़े जिस अनुपात में फॉल्स केसेस लास्ट में निकलते हैं, तो धीरे धीरे सही से कानून स्थापित होगा। न्यायालय को भी ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, इनजस्टिस हो रहा है। 10 साल लड़ने के बाद अगर हम इक्विटल किसी केस में दे रहे हैं तो किसी न किसी को तो इसमें दोषी बनाना पड़ेगा। वो पुलिस भी दोषी है जिसने FIR रजिस्टर्ड किया, वो विवेचक भी दोषी है जिसने सही से विवेचना नहीं किया, वो व्यक्ति भी दोषी है जिसने झूठी कंप्लेन किया। तो इनको पनिशेबल होना चाहिए, तभी ये सुधार होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तभी उसमें कुछ आगे कदम बढ़ेगा। पूरी दुनिया AI पे अभी चल रही है। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया अभी AI एक्सपर्ट और AI पे चलने वाली है। आगे का भविष्य AI है। आप अमेरिका का देख सकते हो, चैट GTP जो है वो उसने डेवलप किया, काफी आगे बढ़ गया। अभी चाइना ने लेके आया डीप सीक, ऐसे करके अलग अलग कंट्री अपने अपने लेके आए। भारत में आपने सुना होगा पिछले कुछ समय दिसंबर की एक घटना है जो आज तक के लोगों को जहन में बहुत अच्छे से है। अतुल सुभाष एक AI इंजीनियर था जो इंडिया के लिए कितना अच्छा काम कर सकता था। वो इतना हरास हुआ इन फॉल्स केसेस के चक्कर में, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे कई है, लिस्ट है जिसमें लड़के जो सुसाइड कर ले रहे हैं, जो भारत सरकार को, इस देश को कितने अच्छे से आगे बढ़ा भी रहे थे, साथ में टैक्स भी दे रहे थे। हाईएस्ट जो पेड टैक्स पेयर होते हैं जॉब करने की श्रेणी में, उसमें वो टॉप पे होते थे। वो मतलब टैक्स दे रहे थे, लेकिन उन्हीं टैक्स के पैसे से उनके जो है खिलाफ कानून बने, उन्हीं टैक्स के पैसे से संसाधन तैयार हुए और उसके विरुद्ध इतना इस्तेमाल हुआ। उसने एक शब्द बोला कि मेरे ही पैसे से, मेरे ही मेंटेनेंस के पैसे से मेरी बीवी जो है उसका दुरुपयोग कर रही है, और कहीं ना कहीं उस पैसे से, मैं जो टैक्स दे रहा हूं उस पैसे से लड़कों के खिलाफ जो है संस्थाएं स्थापित हो रही है और उनका हरासमेंट हो रहा है, इसलिए मैं अपने जीवन को खत्म कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं। एक और घटना मेरठ की आई जिसमें एक लड़का यूके में काम करता था, लव मैरिज थी, और वो लड़के को अपनी बीवी के जन्मदिन के लिए उसने वापस आया मनाने के लिए। वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको टुकड़े टुकड़े काट दी, ड्रम में भर दी। ठीक है, तो ऐसी घटना को आप देख सकते हो कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी घटना हुई कि एक बेटी के सामने जो है उसके पिता को मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं अब बढ़ते जा रही हैं। देखो, हम नहीं चाहते हैं कि जेंडर वार छिड़े। कई लोगों को ये लगता है कि ये जेंडर वार छिड़ चुका है। हम ये नहीं चाहते कि जेंडर वार छिड़े। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, दोनों वर्गों को संतुलित करके चलना पड़ेगा, तब जाके इस देश में बदलाव आएगा। दोनों ही जो लिंग है जब वो अच्छे से काम करेंगे इस देश की उन्नति के लिए, दोनों ही जब एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं रखेंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। यदि हम अपनी एनर्जी को आपस में लड़ने में लगाएंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि आगामी 19 अप्रैल को आप लोगों द्वारा दिल्ली कूच किया जा रहा है। दिल्ली कूच करने के पीछे क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं? हम सर इसलिए जा रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, हम सकारात्मक सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्याग्रह से सरकार तक हमारे पास हमारी जो मैसेज है कि कानून के दुरुपयोग को रोका जाए, पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय की स्थापना किया जाए, तो जिससे जो है कानून की आर्टिकल जो 14 जो कहता है कि एक समान सब सारे नागरिकों को हमको एक मैसेज देना है और एक समान जो है सबको सर्व करना है, उसकी स्थापना हो। तो हमारी ये मांग है। पूरे देश भर से जो 40 से अधिक संस्थाएं हैं वो अपने अपने जगह से दिल्ली जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर जा रहे हैं 19 अप्रैल को, और वहां पे हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि कानून में बदलाव किया जाए और जो आपके मिसयूज जो हो रहे हैं, कानून का जो मिसयूज है उस पर लगाम लगाया जाए, उसको आवश्यक रूप से दंडनीय बनाया जाए और साथ में एक पुरुष आयोग का गठन किया जाए। ये थे हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह जी, जिनका कहना है कि पुरुष आयोग के गठन की मांग को लेकर के आगामी
19 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो इनकी मांगे हैं वो संबंधित अधिकारियों या कहीं मंत्रियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित रूप से जो पत्नी प्रताड़ित, इसके जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, जो पत्नी प्रताड़ित है, चूंकि जैसा कि अभी सिंह साहब का ये भी कहना था, इनके द्वारा ऐसे पूरे भारतवर्ष में कई मामले देखे गए जिसमें पुरुषों को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा है, जिसके पीछे उनकी मुख्य वजह जो कहा जा सकता है उनकी पत्नियां थी। तो आत्महत्या की ओर इनके द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा था, लोगों को समझाई दी जाती है कि अच्छा कार्य सिंह साहब और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात है, चूंकि 19 अप्रैल को ये संबंधित अपनी जो भी मांगे हैं उसको संबंधित पक्ष के समक्ष रखेंगे। इस पर क्या कार्रवाई शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, भविष्य के घर में। आरसीएन न्यूज के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे।